सभी को राधे राधे। मेरा नाम हर्ष है एंड दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हर्ष ट्रूथ। सो प्लीज वेलकम माय इंस्पिरेशन, माय गुरु, माय क्लास टीचर डॉक्टर रूपाली बरमूला मैम। वेलकम मैम। थैंक यू हर्ष, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कमिंग। आप जो आज आप आए, आपने थोड़ा समय दिया है, तो हम पंचकर्मा का थोड़ा सेशन शुरू करते हैं। इसमें मैम बेसिक सवाल होंगे। मैंने इसे पूरे कुछ राउंड्स में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन में कुछ जनरल क्वेश्चन जो आम इंसान पूछता है पंचकर्मा के बारे में, कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने आपके लिए पूछे हैं, और एक रैपिड फायर होगा। तो चलिए हम अपने फर्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, द जनरल क्वेश्चन। मैम सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, अगर हमें किसी आम इंसान को पंचकर्मा के बारे में बताना है, जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि अगर कोई मेरे पास आता है, अगर वो मुझसे पूछे कि ये पंचकर्मा क्या है, तो मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ मैम? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ठीक है, वैसे तो अब थोड़ा काफी लोग अवेयर हैं, पर हाँ, जो जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि व्हाट इज पंचकर्मा या व्हाट इज आयुर्वेद, तो उन्हें आप इस तरीके समझा सकते हो कि जैसे नॉर्मली जैसे कि हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम बिना अनक्लीन हाउस में भी रह सकते हैं, पर फिर भी हम उसे क्लीन करके ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी बॉडी, जो हमारा शरीर है, उसको हम आउटर तो हाइजीन हम मेंटेन करते ही हैं, पर हमें उसे अंदर से भी वो क्लियर आउट होना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, अंदर से भी वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। कहने का मतलब है, आप अगर लेमन लैंग्वेज में डिटॉक्स, जितने भी मेटाबोलाइट्स है या फिर जो भी टॉक्सिन्स है, उसे बॉडी से हमें टाइमली निकालना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। अच्छा मैम, दूसरी चीज मैम, अगर कोई मेरे पास आता है और अगर वो मुझसे पूछता है कि अच्छा ठीक है, मैं एज अ BMS डॉक्टर जो मैं आगे बनने वाला हूँ मैम, जो आप बने हुए हैं मैम, उसके अंदर मैम आप किसी पेशेंट को मैम आप कैसे बताएंगे कि हाँ, अगर ये 5 कर्म जैसे जिसे हम पंचकर्मा कह रहे हैं वो करवा लेते हैं, तो इससे आपको 5 फायदे होंगे और आपको इसके साइड इफेक्ट ये दिख सकते हैं, या इससे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि मैम जब कोई भी पेशेंट आता है, जैसे कि मैं एज अ BMS स्टूडेंट समझ सकता हूँ कि स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म में आता है, उसके बाद फिर प्रधान कर्म होता है, लेकिन पेशेंट नहीं समझते हैं। वो अगर हम उन्हें बोलेंगे कि आपको वमन विरेचन करवाना पड़ेगा, तो हम उन्हें लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं। वमन मतलब आपको उल्टी करनी पड़ेगी, या विरेचन हुआ आपको नीचे के रास्ते से निकालना। तो वो पहले थोड़ा सोच, दिमाग में उनकी एक थिंकिंग आती है, उल्टी से मेरा कैसे सही होगा, या इस चीज से कैसे सही होगा। तो मैम उसको कैसे मैं अपने पेशेंट को, या आप अपने पेशेंट को कैसे आसानी से आप समझा सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि मतलब हमें पहले बहुत प्रॉपर उसे समझाना पड़ता है, और समझाने के बाद भी फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आपके लिए प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर कराइए। तो उसके लिए बेसिकली आप प्रॉपर उसे स्टार्टिंग से चीजें समझाओगे, प्रॉपर डे 1 से आप किस तरीके से चीजें करवाओगे, या इस डे में आपको कैसे वमन विरेचन कराना है, तो उसे आपको थोड़ा सा प्रोसीजर पहले समझाना पड़ेगा। और उसको ये भी हमें थोड़ा सा ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, अपने में हमारे पे वो ट्रस्ट करे कि हाँ, अगर मैं ये प्रोसीजर करा रहा हूँ तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सब कुछ इजीली हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 दिन का तो ट्रीटमेंट होता नहीं है। पंचकर्म में आप पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, मतलब आप पेशेंट को तो आपको थोड़ा बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, साथ में आप उसे डाइट प्लान भी बताओगे, तो उन्हीं के लैंग्वेज में हमें प्रॉपर से समझाना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसमें आप इस तरीके से हम आपके साथ थेरेपी करवाएंगे, इस डे 1 से स्टार्ट किस तरीके से हम चीजें करेंगे। तो जो पेशेंट समझ जाते हैं, अगर आप उसे सही से अगर आप उन्हें हैंडल कर लेते हैं, तो पेशेंट समझ जाते हैं। मैम अब इस टॉपिक से थोड़ा हटके बात करते हैं हम आपके टीचिंग एक्सपीरियंस पे। सो मैम अब तक आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का रहा है? अभी तो कहीं ज्यादा टाइम नहीं है, पर 4 इयर्स हो चुके हैं। 4 इयर्स। तो मैम कोई एक ऐसा स्टूडेंट आपको याद है अभी तक कि हाँ मैंने इसको पढ़ाया था, नहीं वो अच्छी चीज के लिए, बुरी चीज के लिए, कि किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो एक स्टूडेंट याद है ना उसकी उस क्वालिटी की, हाँ वो एक स्टूडेंट था? ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स याद हैं, पर जब याद करने वाली बारी आती है तो स्टूडेंट्स 2 टाइप से याद रहते हैं। जी मैम। एक तो जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं वो भी याद रहते हैं, और जो बहुत क्लास में नॉटी रहते हैं वो ज्यादा याद रहते हैं। जी मैम। तो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या तुम्हारे बैच से भी हैं, या 19 बैच को भी पढ़ाया है, उसमें भी काफी अच्छे हैं। मतलब किसी एक का नाम नहीं लूंगी, काफी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे याद है। फिर भी मैम अगर आपको किसी, चलिए आप एक का मत लीजिए, 2-3 का लीजिए जो उसको लगे कि हाँ कि ऐसे उसी को, मैं खुद ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सबसे नॉटी वन को याद करना है मैम, तो किसका नाम आएगा? नॉटी में तुम्हारे बैच का अमितेश। ओके। अगर मैम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट में जिसको इंटेलिजेंट नहीं बोल सकती, ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब जैसे 19 बैच में सक्षम लोग हैं, या फिर
सार्थक था, सब अच्छे थे। या 20 बैच में अरुण है, उर्विजा लोग हैं, तो अच्छे बच्चे हैं सब। एक क्वालिटी होती है जैसे आपने कुछ बोला उसे सीधा कैच कर लिया स्टूडेंट ने एक उसके अंदर, तो एक ऐसा स्टूडेंट आपने कुछ बोला उसने अरे हाँ ये मैम ने ये बोला, और फिर जब वो चीज आप प्रैक्टिकल में पूछते हैं मैम तो वो बाकी बच्चों को याद रहे कि उस एक बच्चे को याद रही। तो ऐसा कोई तुम्हारी बैच में अदिति लाटियान भी है, अदिति लाटियान मैम जल्दी से कैच कर लेती है। मैम जैसे कि कुछ फ्रेजेस होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वी क्लीन अवर हाउस बिफोर गेस्ट अराइव, सो व्हाई नॉट क्लीन अवर बॉडी बिफोर प्रॉब्लम अराइव। तो मैम क्यों नहीं करता कोई इंसान नॉर्मली, अगर कोई प्रॉब्लम अराइव हो रही है उससे पहले ही अगर हम अपनी बॉडी को, देखिए मैम प्रॉब्लम जैसे अभी कोरोना आया वो उसका आना तय था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम अपनी बॉडी पे काम कर सकते थे। अगर यहाँ पे जितने लोग थे अगर वो अपनी बॉडी को पहले उस तरीके से प्रिपेयर करके रखते तो शायद वो इतना हार्म नहीं कर पाता। लेकिन हमने वेट किया कि वो आ जाए, हम पे असर कर जाए, उसके बाद हम फिर आयुर्वेद पे शिफ्ट हुए, लोग गिलोय का जूस पीने लगे, आयुर्वेद का शिफ्ट हुए। अब यही चीज आयुर्वेद बहुत पहले से जब बोलता जा रहा था कि आप अपने बॉडी को डिटॉक्स रखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो लोगों ने नहीं सुना था ये चीज। तो ये क्यों ऐसा टेंडेंसी है हमारे? हाँ ये टेंडेंसी है, ऐसा नहीं कोविड के टाइम पे लोगों ने किया पर उसके बाद जब चीजें सही हो गई, नॉर्मल हो गए, फिर लोग भूल गए। बल्कि आयुर्वेद का तो आप देखोगे जो मेन एम है, जो मोटो है, जो प्रयोजन है, वही सबसे पहला एम ही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण है। में आयुर्वेद ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन की बात करता है। तो अगर पेशेंट अगर या नॉर्मल इंसान अगर उस चीज को फॉलो करे, आयुर्वेद में तो बात मतलब आयुर्वेद तो है ही साइंस ऑफ लाइफ है, वहां पे सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं कही गई है, आपको हेल्दी कैसे रहना है। पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे किसी भी संहिता में, वहाँ ट्रीटमेंट बाद में है। पहले आपने जो भी चाहे चरक परिशुष्ट, वहां पे आपको इस तरीके से बताया गया पहले हेल्दी कैसे रहना है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसी दिनचर्या है, कैसी ऋतुचर्या है, कैसे आपको आहार या जो डाइट प्लान आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग, अगर अब वैसे भी आने वाला टाइम अब आप देखोगे तो वेलनेस इंडस्ट्री का ही है। अब ये ग्लोबली भी काफी अब हाइप हो रहा है वेलनेस इंडस्ट्री। तो आने वाला टाइम आप देख सकते हो आपके फ्यूचर में, मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा उसमें अचीव करोगे वेलनेस इंडस्ट्री में। तो अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करते हुए चले कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो हमारा मेन मोटो है, अगर वो लोग समझ पाते हैं और आयुर्वेद की तरफ आते हैं और आयुर्वेद को अपनाते हैं, और जो उनकी चीजें जैसे पंचकर्मा ही है, तो उसको भी आप तीनों चीजें आप दोनों जो सिद्धि आप करवा सकते हो, जो भी एम है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि आप प्रिवेंटिव पर्पस भी आप यूज कर रहे हो पंचकर्मा आयुर्वेद को, आप क्यूरेटिव पर्पस भी आप यूज कर रहे हो, और आप प्रमोटिव पर्पस भी आप यूज कर सकते हो कि आप कैसे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो, कैसे अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर लोग इस चीज तरफ आते हैं तो आने वाला टाइम हेल्दी हो सकता है अगर लोग इस तरीके से फॉलो करें आयुर्वेद के जो भी सिद्धांत बताए गए हैं। मैम अगर इस पे ये थोड़ा मैं बात करता हूँ कि आपको अब क्या फील होता है एज अ डॉक्टर कि जब कोरोना के समय और कोरोना के बाद एज अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपको क्या फील हुआ कि क्या चेंज आ गया आयुर्वेद में, या लोगों में क्या चेंज आ गया? आयुर्वेद तो वैसे रहा होगा, लोगों में क्या चेंज आया आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में? हाँ ये बात तो सही है कि उसके बाद काफी उस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिली है ग्लोबली भी, और अब काफी रिसर्चेस हो रही हैं आयुर्वेदा में, जो भी चीजें हमारे उसमें बताई गई है अब उसमें प्रॉपर रिसर्च हो रही है ताकि आयुर्वेदा को अब और मतलब ग्लोबली क्या करे, ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट मिले, या फिर चीजें लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीजें बोली गई हैं, वो सिर्फ लिखावा नहीं है, उसको अब रिसर्च के थ्रू अगर क्लियर करके हम अब वर्ड के सामने रख रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्टेंस मिल ही रही है। पहले नॉर्मली कि अगर हम नस से भी बोला कोविड में तो पहले लोग क्या बोलते हैं नाक में तेल डाल रहे हैं बस, अब उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, या सिंपल स्टीम लेने तक को भी लोगों ने उस टाइम चीजें करी है कोविड के टाइम पे। तो अब ये है कि धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ आयुर्वेद का इफेक्ट है, भले ही स्लो है पर उसका आपका लॉन्ग टाइम इफेक्ट बहुत अच्छा है। आप जब इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी तो आप धीरे धीरे आप हेल्दी होने लगोगे। सो मैम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैम कि मैम मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था तो वो न्यूज में आया था, तो उसको ही मैंने अभी इसमें डाला अपने क्वेश्चन में कि व्हाई डू वी ट्रस्ट डिटॉक्स टीज मोर देन 5000 ईयर ओल्ड साइंस? इसके पीछे का रीजन क्या हो चुका है मैम? रीजन बस यही है, सोशल मीडिया जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अपना दिन का कम से कम मुझे लगता है हर पर्सन 2 और 3 आवर्स तो देता ही होगा सोशल मीडिया को, चाहे वो यूट्यूब देख रहा है, चाहे वो इंस्टा देख रहा है, चाहे फेसबुक देख रहा है। तो जिस तरीके से चीजें रिपीट में आपको दिखने लगती है
तो आप उस चीज को मानने लगते हो। अगर एक चीज आपको हर बारी आपके स्क्रीन में आ रही है, आपको देखने को मिल रही है, तो धीरे धीरे हम उसमें बिलीव करने लगते हैं। और जबकि आयुर्वेद इतने साल पुराना है, पर हमने क्योंकि उसे इतना ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं मिला उसे, या हम ना पहले सोशल मीडिया थी, तो वो चीज इतना स्प्रेड नहीं हो पाई। पर ये है कि धीरे धीरे अब आयुर्वेदा भी सोशल मीडिया में है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत। तो उसके लिए हमें प्रॉपर चीजें समझनी चाहिए इंसान को कि क्या अगर हम ये आयुर्वेद के नाम पे जो हम वीडियो देख रहे हैं या जो आपको सजेशन में एडवाइस दी जा रही है, तो वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि उसमें बिलीव ना करके आप किसी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास ही पेशेंट जाए और उसको फिर फॉलो करे। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैम, व्हाई इज इनर पीस सो अंडररेटेड अंटिल एंजाइटी बिकम ओवररेटेड? ये हर स्टूडेंट का, और स्टूडेंट भी नहीं कहूंगा, हर इंसान का एक प्रॉब्लम हो गया कि हम अपने इनर पीस को इतना कम वैल्यू देने लगते हैं कि वो फिर धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। सो मैम, ऐसा क्यों हो रखा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हम धीरे धीरे अब मतलब कुछ पेशेंट ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो बहुत कम एज में एंजाइटी, मतलब जिसमें हम सोच भी नहीं सकते हैं कि 20-18 ईयर्स के बच्चों को एंजाइटी हो रही है, जबकि उस समय ना उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपको कुछ काम करना है, आपको फोकस सिर्फ स्टडीज में करना है, फिर भी उन्हें एंजाइटी है, या उनको नींद आने में प्रॉब्लम है। तो अब इसलिए कि हम प्रेशर, पहला तो ये है कि स्टूडेंट्स के पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस प्रेशर है या कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें ये फोकस, जिस आयुर्वेद में तो है ही कि आपको शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक दोष भी आपके शारीरिक दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मानसिक रोग भी आपके शारीरिक दोष में कन्वर्ट हो सकते हैं। और आप जितने भी आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखोगे तो उसमें एक रीजन आपका यही रहता है, स्ट्रेस फैक्टर। तो वन ऑफ द रीजन अब स्ट्रेस है ही कि आपको कोई भी डिजीज हो सकती है। तो अब हमें अब जैसे योग वाला पार्ट, अब काफी चीजें वो भी ग्लोबली अब काफी हाइप हो गया है कि योगा, तो वो इसीलिए है कि आपका इनर पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनर मतलब मेंटली आपको कामनेस है, आप मेंटली बिल्कुल स्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अब हम अपने सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्टूडेंट क्वेश्चन राउंड। इसमें बच्चों ने कुछ सवाल पूछे हैं मैम से, तो उनके जवाब जानते हैं मैम से। मैम, सबसे पहले मैं भी अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो या फिर सेकंड ईयर से ही हमारे उसमें वो सब्जेक्ट आ जाता है चरक संहिता, जिसके अंदर हमने पंचकर्मा पढ़ा है, और फाइनल ईयर में भी पंचकर्मा है मैम हमारे। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा काउंटिंग्स होती हैं। तो पहला सवाल बच्चों का यही है कि मैम प्लीज़ बता दीजिए, पंचकर्मा में काउंटिंग कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? काउंटिंग से ना मतलब है कि वमन कितने दिन कराना है, विरेचन कितने दिन कराना है, मात्रा कितना दिन होता है मैम। तो ये सारे जो सवाल हैं बच्चे ये जानना चाहते हैं, तो हम इस पे कुछ आप हमें हेल्प कीजिए। देखो, ये तो हमने भी याद किया था, तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। अब इसको जब तक आप रिपीट में बार बार नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। जितनी बार आंखों के सामने से निकालोगे तो आपको कोई निमोनिक्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको टिप्स में हो जाएगा। बस इसका यही है कि आप जितनी बार उस चीज को अपनी आंखों के सामने से निकालोगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं आपको नंबर। तो मेरा यही सजेशन है कि जितने आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को पढ़ो, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप जितनी बार उसको देखते रहोगे वो आपको लर्न हो जाएगी। अच्छा, तो एक ही जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा मैम बच्चों ने कि मैम ये मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन है, हमारे कैमरामैन उमेश, अंकिता, इनका भी ये क्वेश्चन है मैम, वो बहुत बच्चों का है। मैम, आपके नेचर का रीजन क्या है? आप जो मैम इतना फ्रैंकली हो, आपसे जब बात करके मतलब कि आप मैम एक वर्ड जो कहते हैं ना, ओपन टू एवरीबॉडी, कि आपसे कोई भी आके अपनी चीजें शेयर कर सकता है, और हमें ये उम्मीद रहती है कि मैम हमारी सुनेंगी और हमें वो गाइडेंस देंगी जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो आपके लिए आप ओपन है सबके लिए। थैंक यू, ये मुझे नहीं पता था। ये लिटिल मैं एज अ पूरी अभी तक मैं आपके से जो भी बच्चे पढ़े होंगे ना, उनकी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ मैम ये चीज कि आपके नेचर की तारीफ बाकी बच्चों ने अपने जूनियर्स को करते हैं फर्स्ट ईयर में। अरे तुम फाइनल ईयर में तो आओ, तुम्हें रूपाली मैम मिलेगी, फाइनल ईयर में तो आओ। तो मैम उसका बेसिकली रीजन क्या है मैम, इस आपकी इस नेचर का? तो क्या होगा, नेचर तो अब नेचर है, जिसे बोलते प्रकृति है। मतलब ठीक, मतलब मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ शायद, पर ये मेरा डिसएडवांटेज भी है शायद। नो मैम, मैम आप स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे आपकी बात मानते हैं। अगर ये हमारी क्लास ये तो है, मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे कभी कोई ऐसे ही बोलता है कि हाँ 21 बैच ये
मैं सोचती हूँ क्यों बोल रहे हैं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लास में कभी किसी ने ऐसे कुछ ऐसा किया होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, शांत से बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कभी मुझे प्रॉब्लम हुई होगी 21 बैच को पढ़ाते हुए, या किसी ने कोई शरारत करी हो या कोई ध्यान ना दे रहा हो, मतलब सब साइलेंटली ऐसे क्लास में पढ़ते हैं। तो मतलब मेरा तो कोई वो नहीं है किसी बच्चे से, सब अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है 21 बैच बहुत अच्छा है, मतलब अभी तक, क्योंकि मैं क्लास टीचर भी हूँ, तो अगर मुझे कोई 21 बैच के लिए हल्का सा भी कुछ बोलता है तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली दुख होता है कि क्यों बोल रहे होंगे, तो मुझे वो पर्सनल लग जाती है बात, तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मुझे होता है कि मैं 21 बैच की क्लास टीचर हूँ तो बेस्ट बैच होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर डाल दूंगा कि मैंने मैम को तारीफ करने के लिए कुछ नहीं बोला है, मैम खुद ही कर रही है तारीफ। और दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। मैम को गुस्सा हमने एक बार देखा था, मुझे याद है कि वो देखा था अमितेश और मुस्तफा पे। उन्होंने वो पंच महाभूत का शायद कोई एक श्लोक याद नहीं था, तो मैम ने थोड़ा गुस्सा किया था क्लास में, लेकिन मैम को गुस्सा भी जैसे था कि फिर उन दोनों बच्चों ने फिर याद किया, मैम को सुनाया, और मैम ने फिर बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स दिए उनको। और बात ये दूसरी हो जाना कि मैम बोलती कि नहीं, कभी ऐसा चीज नहीं हुआ, क्योंकि मैम ने जब भी हमें एक चीज बोली है ना कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो बच्चों के अंदर खुद ही ये चीज आ जाती है, नहीं यार रूपाली मैम ने बोला है करना है, दूसरी थिंकिंग नहीं आती है कभी भी कि नहीं नहीं मैम ने बोला है तो ये करना है। अगर बेसिकली क्या होता है, जैसे 3:30 का लेक्चर होता है तो बच्चों को आलस आने लग जाता है कि चलो घर जाना है, जल्दी जाना है, लेकिन जब रूपाली मैम लेक्चर ले रही होती हैं, बेसिकली अक्षय सर ले रहे होते हैं, तो बस ये रहता है कि अरे सर ने बोला है, मैम ने बोला है, बैठे रहेंगे, 4 बजे के बाद भी बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, तो मैम भी बोलती है उठने के लिए। तो मैम ये आपका नेचर ही है जिसकी वजह से बच्चे उस चीज आपकी तरफ अप्रोचेबल हैं, और मेरा मानना है जिसकी तरफ हम अप्रोचेबल रहते हैं ना, तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मैम, उनकी कमांड्स वैसे ही ऑर्डर बन जाते हैं। थैंक तो यू। कह सकते हैं हमारी क्लास की राजमाता है मैम इस समय। अरे मैम जैसे कि सिनोनिम्स बहुत चलते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो अभी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, तो हमारे कॉलेज के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर का सिनोनिम माना जाता है रूपाली मैम को। इसके रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला कि अगर किसी बच्चे को समीता में प्रॉब्लम है तो वो मैम के पास जाता है, मैम मुझे समीता में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बता दीजिए, मैम उसके लिए ओपन रहती हैं। मैम पंचकर्मा पढ़ा देती हैं, पंचकर्मा में अभी एक टॉपिक ऐड हुआ है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, मैम वो भी हमें पढ़ा देती हैं। जब ऑर्गेनाइज करना होता है प्रोग्राम, मैम उसके अंदर भी बेस्ट है। जब चीजें आती हैं मैम, जैसे कि पोडियम पे खड़े होके जब मैम कुछ कह रही होती हैं या इंग्लिश में या फिर उसमें हिंदी में भी, तो उसमें भी हमें लगता है कि शायद मैम इंग्लिश भी पढ़ा दे। तो मैम इतना सारा कुछ आप एक कैसे कर लेते हो, हम ये जानना चाहते हैं। कैसे कर लेते हैं ये, मतलब मेरा नेचर है कि अगर मुझे कुछ भी काम मिलता है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पे भी हो, तो मतलब कुछ भी जो टास्क है, तो मेरा ये है कि उसमें अपना 100% दे दो, तो वो खुद ब खुद चीजें हो जाती है। अगर अपना प्रॉपर आप चीजें अच्छे से कर लेते हो तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। ऐसा कुछ भी मुझे लगता नहीं कि वर्ड में कोई चीज डिफिकल्ट है, अगर आप उसे प्रॉपरली कर रहे हो तो सब कुछ इजी हो जाती है। और ऐसा नहीं अकेले ही होती है, साथ में आप कई लोग आपसे जुड़े रहते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, तो सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, तो ये था मैम का आंसर। सबसे बढ़ते हैं मैम, ये एक जो अगला क्वेश्चन है ये एक टीचर का था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने ये चीज बोला था क्लास में कि बच्चे आजकल अटेंडेंस के लिए ज्यादा क्लास अटेंड करते हैं एज कंपेयर टू स्टडी। तो मैम ये ठीक है, ये गलत है, ये हमको भी पता है, पर इस चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं, और ये चीज टेंडेंसी आई क्यों बच्चों के दिमाग में कि अटेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लास। ये तो अब मुझे लग रहा है, पर ये हर स्टूडेंट पे नहीं आप बोल सकते हो, कुछ स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए आते हैं, पर हाँ कुछ मुझे लगता है कि अटेंडेंस उनका फोकस रहता है कि हाँ इस मंथ कितनी हो गई हमारी परसेंटेज, या तो हाँ ये चीज हटनी तो चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो आप सिंपल अगर कभी कभी आओगे, तो आप कौन सा टॉपिक आप मंडे को पढ़ रहे हो, सैटरडे को क्या पढ़ रहे हो, तो आप कुछ भी गेन करके नहीं जाओगे। और इतना टाइम अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन को दे रहे हो, अपनी लाइफ के प्रेशियस टाइम किसी चीज में दे रहे हो, और उसमें आप बिना कुछ सीखे चले जाओगे, तो अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा उन स्टूडेंट्स को, पर बाद में आपको रियलाइज होगा, आप रिग्रेट करोगे कि हम अगर पढ़ते, तो क्लास में अगर आपके पास टीचर आ रहा है, वो आपको अपना 100% दे रहा है, पूरा एफर्ट कर रहा है, किस तरीके से आपको कोशिश कर रहा है कि छोटी से छोटी चीज आपको समझ जाए, तो अगर आप थोड़ा भी फोकस करोगे, एटलीस्ट 50% तो आप उस नॉलेज को लोगे,
आगे वो आपके काम ही आएगा। तो मैं तो यही बोलूंगी सभी स्टूडेंट से कि जस्ट आप अटेंडेंस में ना फोकस करके, ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने आगे इसी फील्ड में काम करना है, तो आप पढ़ने के लिए आइए। अटेंडेंस अपने आप बढ़ जाएगी अगर आप डेली क्लास में आके पढ़ाई शुरू करेंगे। तो वही कॉमन सा फॉर्मूला है कि A=B। या अगर अटेंडेंस बढ़ानी है तो आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई फिर अटेंडेंस का तो कोई इशू ही नहीं रहेगा ना फिर। जी, अगर आप डेली क्लास आ रहे हो तो वो तो आपके फोकस माइंड से ही हट जाएगा। आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके 100% होगी। मैम एक क्वेश्चन बच्चों का फिर दोबारा शुरू करते हैं। मैम आपको क्या लगता है, एक सब्जेक्ट एक टीचर को पढ़ाना या एक सब्जेक्ट बहुत सारे टीचरों से पढ़ना, दोनों में बेस्ट क्या है मैम? कुछ टॉपिक में मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर अलग अलग लोगों से आप नॉलेज ले रहे हो तो अच्छा है, पर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट को एक ही पढ़ाए तो हमें एक उसमें सही रहता है, बच्चों को भी समझने में इजी रहता है, और अगर हम पढ़ा रहे तो हमें भी एक एक टॉपिक स्किप नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ये होता है कि हम चाहते थे कि उसके पहले का जो टॉपिक है हो सकता है वो हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो, तो उसमें कोई चीज जिस किसी और ने पढ़ाया उसमें चीजें मिस हो जाए, तो जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो बच्चे अगर आंसर नहीं करते फिर हमें लगता है कि अरे ये टॉपिक तो अभी छूट गया या इसमें कोई चीजें रह गई हैं। तो हाँ, अगर एक टॉपिक या प्रॉपर एक जो चैप्टर है वो एक जना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम आपको आपके मत में आपके अनुसार क्या है कि वमन कराते समय इंसान की बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं या उसका डीपेस्ट रिग्रेट कि मैंने ये क्यों करवा लिया? दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही काम एक साथ हो जाते हैं। पर हाँ, जैसे घृतपान की बात भी अगर आप बोलोगे तो जब अम्लरेचन दोनों में आप करा रहे हो स्नेहपान, तो पेशेंट ये जरूर बोलेगा कि चाहे वो आपको 10 साल बाद मिल जाएगा, वो ये जरूर बोलेगा कि मैं अभी तक उस घी की स्मेल या अभी भी याद करता हूं तो मुझे वो याद आ जाता है। बाकी हाँ, थोड़ा वमन के टाइम पे थोड़ा, क्योंकि वो उस प्रोसीजर में थोड़ा पेशेंट को, बाकी विरेचन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को। वमन में भी डिपेंड करता है आप पेशेंट की विल पावर कैसी है, उसका सत्व कैसा है। अगर आप प्रवर सत्व का है तो इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर प्रॉपर अच्छे से उसने चीजें आपकी फॉलो करते हुए आ रहा हो तो वो भी इजीली अच्छे से हो जाता है। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि अगर विरेचन एक बोर्ड एग्जाम है तो किसी भी इंसान को उसका कितनी बार रिवीजन करना चाहिए ताकि उसकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और उस एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम? ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम एक ही बार होते हैं, मतलब अगर 10th में है तो एक बार, मतलब साल में एक बार ही होंगे। तो अगर पेशेंट हेल्दी है तो आप विरेचन भी आप साल में एक बार कराइए, है ना। तो जैसे बोला गया है कि पित्त का प्रकोप काल शरद ऋतु है तो आप शरद ऋतु में कराइए। पर अगर आप किसी पेशेंट के लिए आप किसी उसके जो उसको डिजीज है उसके अकॉर्डिंग आप करा रहे हो तो फिर आपको अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको फिर विरेचन आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम्स आपको रिपीट करना है। प्लस अब आपको डिपेंड करता है आपके पेशेंट में भी, पंचकर्मा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके पेशेंट के सत्व में भी। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि 1 मंथ बाद आप रिपीट करेंगे, पर हो सकता है आपका पेशेंट कन्विंस ना हो, तो उस पे भी पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बारी बोर्ड एग्जाम करवा सकते हो उसके लिए। पेशेंट देना ही नहीं चाहता एग्जाम। हाँ। अच्छा मैम, अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि कौन सी एक थेरेपी है जब आपने उस एज अ डॉक्टर करवाया होगा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, कि आपको भी हंसी आने लगती है लेकिन आप एज अ डॉक्टर हंस नहीं सकते हो लेकिन आपको आने लगती है मैम? वमन में ही बोल सकते हैं, थोड़ा वमन में ही चीजें अलग तरीके से होती है, बाकी तो सब सही रहता है। वमन में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। वमन में मैम एक बच्चे ने पूछा है कि मेरा कल पीरियोडिक एग्जाम है मैम, तो मैम क्या आप बता सकते हैं कि पंचकर्मा कौन सा पंचकर्मा करवाओ जिससे मेरी मेमोरी इंप्रूव हो जाए? नशे लो, फिर तो प्रतिमर्श नशे लो। और फिर मैम वही हम शिफ्ट करते हैं। एक लड़की ने पूछा है कि विच थेरेपी गिव द फास्टेस्ट ग्लो फास्टर देन इंस्टाग्राम फिल्टर्स, कि इंस्टाग्राम फिल्टर से भी ज्यादा ग्लो आ जाए उसके लिए उससे कौन सी? विरेचन करवा सकते हो। विरेचन याद रखिएगा। यहीं पे हमारा सेकंड राउंड स्टूडेंट क्वेश्चन राउंड खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले राउंड पे जो है रैपिड फायर क्वेश्चन। मैम अगले राउंड में बढ़ते हैं, रैपिड फायर राउंड है। इसमें मैम मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है आप वो बता दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले, इफ वमन हैड अ थीम सॉन्ग व्हाट वुड इट बी? इट वुड बी नैयो नैयो सॉन्ग, क्योंकि पेशेंट यही बोलता है कि अच्छा मैम, बस्ती क्या है, हमारी दोस्त या नाइटमेयर पेशेंट के लिए? दोस्त बोल सकते हैं। ओके मैम। मैम बेस्ट थेरेपी क्या है, द वन दैट मेक पीपल गो नॉट अयो, कि मतलब अगर कोई पेशेंट बोला अयो क्या हो रहा है या रिलीफ मिल गया,
हम इसको इनमें से कहेंगे कौन सी थेरेपी को हम बेस्ट बोलेंगे? वस्ती इजी रहती है पेशेंट के लिए। ओके मैम। अगर पंचकर्मा एक सुपर हीरो है तो मैम उसकी सुपर पावर क्या है और सुपर विलन कौन है? सुपर पावर तो वस्ती को ही बोलूंगी मैं। Okay, तो उसे मैम। एवेंजर्स बोल सकते हो, एंड गेम, सब कुछ Okay. सारे दोषों को जो शमन कर सकती है, या वमन विरेचन आप नहीं करवा पा रहे हो तो वस्ती तो आप करवा ही सकते हो, पेशेंट भी इजीली मान जाते हैं, तो उसको मैं दूंगी कि वस्ती एंड गेम है। और मैम अगर सुपर विलन कौन होगा फिर पंचकर्मा के उसमें? सुपर विलन डिपेंड करता है पेशेंट पे। हाँ, वमन हो सकता है सुपर विलन, या किसी के लिए रक्त मोक्षण भी सुपर विलन हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट पे। मैम अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको बोलता है कि मेरे 10 दिन में शादी है, तो कौन सा पंचकर्मा उस पर बहुत जल्दी काम करेगा? आप शादी है, अगर वेट लूज करना है तो आप विरेचन करा दो, आपको बॉडी भी वेट लूज भी हो जाएगा, और साथ में आपके फेस में ग्लो भी आ जाएगा, और साथ में आप उसको अभ्यंग उद्वर्तन आप करा सकते हो, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। आप लेप करा सकते हो, तो काफी अच्छा रहेगा। तो जैसे दिसंबर का सीजन चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लो के लिए। अब आते हैं मैम अगले क्वेश्चन पे कि मैम बेस्ट टाइम पंचकर्मा का क्या होता है, विंटर, समर या ब्रेकअप सीजन? देखो, सबसे बेस्ट तो जो आपका अक्टूबर वाला सीजन हो गया या फेब वाला सीजन हो गया, वो ज्यादा बेटर रहता है। विंटर्स में आपके पास पेशेंट थोड़े कम हो जाते हैं, एकदम समर्स में आप बहुत अति शीत और अति उष्ण ऋतु में आप पंचकर्म नहीं करवाते हो, तो मध्यम में कराना है। मैम अगर पंचकर्मा एक मूवी होती तो आप उनको कौन कौन से नाम देते मैम? ओके, तो हॉलीवुड भी चलेगा? यस मैम, हर कोई। ठीक है, तो वमन को हम बोल सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जैसे उसमें सीन रहती है तो एकदम से ऐसा फील होता है कि उल्टी कर दे। और सेकंड विरेचन को हम बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ एक्सट्रैक्शन, कि बॉडी से आप पूरा दोष आप निकाल रहे हो। और वस्ती को मैं दूंगी एवेंजर्स एंड गेम, क्योंकि आप समझ लो वस्ती टोटली बहुत खत्म अच्छे से होने वाला है। काम अर्ध चिकित्सा जैसे बोली ही गई है, तो उसको एवेंजर्स बोल सकती हूँ। और नस्से को इंसेप्शन, क्योंकि नस्से आप डायरेक्टली माइंड में, ब्रेन में आपका काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसकी वर्क फील्ड है, तो उसे इंसेप्शन। और रक्त मोक्षण को सीरीज का नाम बोल सकते हो, एम्पायर डायरीज, क्योंकि ब्लड आ रहा है इसमें। मैम अगला क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज पेशेंट गिव टू स्किप डाइट रूल्स, सबसे ज्यादा? जैसे शादियों का सीजन आता है तो अच्छा। बोलते हैं अरे हमें तो अभी तो शादियां भी जाना है, आज भी है कल भी है, सबसे पहले यही बोलते हैं। मैम अगर पंचकर्मा को सिर्फ एक ही वर्ड में आपको करना हो कि पंचकर्मा इज दिस, पंचकर्मा इज दिस? पंचकर्मा इज मैजिक ऑफ आयुर्वेदा। मैजिक और आयुर्वेदा। अब मैम लास्ट के बस दो वो चीज रह गए हैं। पहला कि मैम आप हमारे क्लास टीचर हैं, तो आप 21 बैच के लिए क्या कहना चाहते हैं? 21 बैच के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, मतलब मैं पर्सनली, मतलब सबसे पहला अगर मैं बोलूंगी तो एक अफेक्शन, एक वो फर्स्ट मेरा वैसे 21 बैच से ही प्रॉपर रहा है। मैंने अब दो साल मैंने अब पढ़ा चुकी हूँ 21 बैच को, तो हर एक बच्चा मेरे लिए पर्सनली क्लोज है। और मतलब हर एक बच्चे का मैं यही चाहती हूँ कि हर एक सिंगल स्टूडेंट जो 21 बैच का है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करे। और मेरी तरफ से मतलब बेस्ट विशेज है, मेरी तरफ से कोई भी कभी कोई हेल्प चाहिए हो, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ, चाहे मैं इस कॉलेज में ना भी हूँ, चाहे आप लोग यहाँ से चले भी जाओ, पर किसी भी फील्ड में या किसी भी वे में अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। और सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा 21 बैच को पढ़ा के, अभी तो खैर पढ़ा ही रही हूँ और चाहती हूँ बहुत अच्छा करो, अच्छे से फाइनल ईयर के रिजल्ट लाओ और आगे भी काफी बच्चे मैं चाहती हूँ यहाँ से पीजी में सेलेक्ट हो, तो बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा ज़्यादा चला गया सेशन, पर मैम ने पेशेंस रखा और सारे सवालों का जवाब सही से दिया मैम ने। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट ने जो सवाल पूछे थे वो भी हैप्पी हो गए होंगे अपने अपने जवाब से, कि उन्हें सही जवाब मिल गया मैम की तरफ से। मैम का ये साइड भी देखने को मिला होगा, वो नेचर का जो सब चीज़ पूछ रहे थे कि मैम का नेचर ऐसा क्यों है। तो मैम सब बच्चों की तरफ से थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो मैम ने कहा ना, मेरे बच्चों का कहना बाकी है, तो चलिए।
Thank you, Rupali ma'am. You are the best teacher I have ever met in my life. Thank you for your patience, dedication, and always inspiring us to do our best. I am truly thankful to have learned under your guidance. Thank you. I would like to thank Rupali ma'am. Ma'am, you are such a good spirit. हम आपसे कैसे भी कभी भी आपसे बात कर सकते हैं. आप बेस्ट क्लास टीचर हो. आपसे बेस्ट क्लास टीचर कोई नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. आपने बहुत सपोर्ट किया हमें. आप हमारी क्लास की क्लास टीचर रही और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा नॉटी हूँ और थोड़ा मजाकिया टाइप का हूँ, बट आपने बहुत सपोर्ट किया बहुत पहले से भी और अभी तक भी, और एट द लास्ट तक आप सपोर्ट करते रहोगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच.